हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि पीआरटी 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर है। फ्रेंड्स, ये जो सेट हैं आपके लिए DSSB के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, भले ही वो पीआरटी, टीजीटी, एलडीसी, लेखपाल, ग्रेड 3 या लेखपाल कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि DSSB बोर्ड एक ही है जो पेपर बनाता है और इन सभी के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराता है। तो अगर आप DSSB के अंतर्गत या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको किसी भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे लास्ट टाइम पे जो प्रैक्टिस सेट तैयार किए जाते हैं वो प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं, और ये सभी प्रीवियस ईयर सेट्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। इसको करने के बाद आपको कहीं भी किसी भी सोर्स से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपकी लगभग 1 साल की तैयारी के बराबर हमारे ये 1 महीने की तैयारी होती है, क्योंकि यहाँ हम सभी प्रैक्टिस सेट जितने भी ईयर के आज तक कराए गए हैं पेपर, उन सभी को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इससे बेटर पढ़ने का तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, जिसमें कहा गया है इनमें से कौन सा शब्द वस्त्र का समानार्थी नहीं है। तो आपसे पूछा गया है वस्त्र का समानार्थक शब्द कौन सा नहीं है। तो वस्त्र का मतलब आपको पता होना चाहिए। वस्त्र का मतलब क्या होता है? कपड़ा, जिसको हम पट भी कहते हैं या वसन भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कट का मतलब नहीं होता है वस्त्र। वस्त्र का मतलब क्या क्या होता है? कपड़ा होता है, पट होता है और वसन। तो इसके समानार्थी शब्द ये तीनों हैं, जबकि सी ऑप्शन नंबर गलत है। नेक्स्ट है 62 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द है। फ्रेंड्स, आपको ये लग रहा होगा कि 60 क्वेश्चन इससे पहले वाले वो कहाँ हैं। तो आपको ये चीज़ पहले भी बताया था हमने कि जो 60 क्वेश्चंस होते हैं शुरुआत के, वो होते हैं आपके रीजनिंग के, जीएस के और इंग्लिश के। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी की स्टार्टिंग जो है वो 61 नंबर के क्वेश्चन से होती है। इसके बाद 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो हिंदी के चलते हैं, यानी कि 61 से 80 क्वेश्चंस जो होते हैं वो हिंदी के होते हैं। तो ये मतलब सेकंड क्वेश्चन है आपका हिंदी का, जिसमें पूछा गया है सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द है। तो सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है? तो सूक्ष्म का जो विलोम होता है वो होता है स्थूल। सूक्ष्म का विलोम शब्द स्थूल होता है। फ्रेंड्स, आप अपनी असेसमेंट खुद करिएगा और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन 20 में से कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, आपका स्कोर कितना गया है। तो सूक्ष्म शब्द का जो विलोम शब्द है वो क्या होता है? स्थूल। नेक्स्ट है 3rd नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है गांधी जी अपना काम आप करते थे। तो इस वाक्य में सर्वनाम है, तो इस वाक्य में सर्वनाम क्या हो जाएगा? गांधी जी अपना काम आप करते थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ आप जो शब्द है वो क्या है? सर्वनाम को दर्शाता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से ये कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, तो आप यहाँ से पहचान लेंगे मैं, तुम, हम, वे, आप, ये सभी शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ जो वाक्य दिया गया है इसमें आप जो है वो सर्वनाम शब्द है। नेक्स्ट है 64 यानी कि 4th नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है बड़ों ने सच कहा है, इस वाक्य में विशेषण है। तो आपको यहाँ से देखना है विशेषण क्या होता है। सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो विशेषण जो होता है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो बड़ों ने सच कहा है, इस वाक्य में विशेषण पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ ए और डी ऑप्शन जो सच सच 2 बार लिख दिया है, तो इसको आप समझ लीजिएगा एक ही बार लिखा है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको विशेषण शब्द छांटना है। तो आपको ये पता होना चाहिए विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। विशेषण इसमें क्या है? बड़ों ने, क्योंकि बड़ों या छोटों ये सब क्या होता है? बड़ा छोटा, ये विशेषण शब्द होते हैं जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अच्छा, ये पहले भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे आपको ये लग रहा होगा संज्ञा या सर्वनाम या सब्जेक्ट के स्थान पर हम यूज़ कर लिए हैं, फिर भी ये विशेषण है। जी हाँ, संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर विशेषण शब्द को प्रयोग किया जा सकता है।
इसके लिए आप यहाँ से सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं। इस वाक्य में बड़ों ने जो है वो शब्द विशेषण है। सामान्यतः विशेषण के साथ परसर्ग नहीं लगता, किंतु संज्ञा बन जाने पर विशेषण पद के साथ परसर्ग लगता है। जब संज्ञा का लोप रहता है और विशेषण संज्ञा का काम देता है तब उसका रूपांतरण संज्ञा के ढंग से होता है, ना कि विशेषण के ढंग से। जैसा कि इस प्रश्न में किया गया है, उसका रूपांतरण संज्ञा के ढंग से किया गया है, ना कि विशेषण के ढंग से। जैसे बड़ों ने, छोटों ने, तो ये इसका हम यूज़ कैसे कर रहे हैं, संज्ञा के रूप में कर रहे हैं। बड़ों ने सच कहा है, तो बड़ों ने यहाँ क्या है, एक विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के जो भी शब्द होते हैं, बड़ा, छोटा, मोटा, पतला, ये सभी क्या होते हैं, विशेषण शब्द होते हैं। आपको इन्हें पहचान लेना है। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं। वाक्य दिया गया है, तो इस वाक्य में क्रिया डैश है। तो क्रिया किस तरह की क्रिया है, सकर्मक है, अकर्मक है, अन्य कर्मक है या कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको ये देख के बताना है कि क्रिया जो है वो सकर्मक है या अकर्मक है। मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं, तो ललचाना किस तरह की क्रिया है, तो आपको यहाँ से पता होनी चाहिए सकर्मक और अकर्मक क्रिया होती क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। ललचाना जो है वो किसको देखकर हो रहा है आखिर, तो मिठाई को देखकर, यानी कि ये कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। आपको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, प्रश्न जो भी आपका दिया रहता है तो उससे हम वापस प्रश्न करते हैं कि ललचाते हैं। जैसे मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं, तो ललचाना इसमें क्रिया है। क्रिया से हम प्रश्न करते हैं कि ललचाते किसको देखकर हैं या क्यों ललचाते हैं, तो मिठाई को देखकर। तो आपको यहाँ से आंसर अगर मिल जाए तो आप समझ जाना ये सकर्मक क्रिया है। बेटर समझ के लिए हमें एक और एग्जाम्पल को देखना होगा। यहाँ हम अकर्मक क्रिया की परिभाषा सबसे पहले देखते हैं। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है, आपको यहाँ से दिख रहा होगा, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो आपको यहाँ से अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू जैसे ही हम देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है तो वो कैसी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए श्याम पढ़ता है, तो श्याम यहाँ क्या है, ये कर्ता है, और क्रिया का जो फल है वो कर्ता पर ही पड़ता है। यहाँ क्रिया क्या है, पढ़ना। पढ़ना, तो पढ़ता कौन है, श्याम पढ़ता है, लेकिन क्या पढ़ता है ये चीज़ नहीं दी गई है। तो अगर यहाँ यही चीज़ हम लिख देते कि श्याम किताब पढ़ता है, श्याम किताब पढ़ता है, तब यहाँ पढ़ना जो है वो क्या है, क्या पढ़ता है, तो किताब पढ़ता है। तभी ये क्रिया कैसी हो जाती है, सकर्मक क्रिया हो जाती, क्योंकि यहाँ पढ़ना जो है वो क्रिया है, और क्रिया से हम प्रश्न पूछते हैं कि क्या पढ़ना है, तो किताब पढ़ रहा है। और किताब क्या है, किताब जो है वो कर्म है। तो कर्म अगर दिया रहेगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि कर्म अगर दिया है तो ये कैसी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। लेकिन यहाँ अगर इस प्रश्न की बात करें कि जैसे कि दिया गया है श्याम पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है, यहाँ कुछ भी कोई भी कर्म नहीं दिया गया है, कोई भी कर्म नहीं दिया गया है, तो ये कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। कर्म नहीं देना इसका मतलब क्या है, जो फल है क्रिया का वो कर्ता पर पड़ता है। तो यानी कि पढ़ता कौन है, श्याम पढ़ता है, लेकिन क्या पढ़ता है ये चीज़ नहीं दी गई है। तो श्याम क्या है, आखिर कर्म नहीं है, ये कर्ता है, और क्रिया का फल अगर कर्ता पर पड़ रहा है तो ये कैसी क्रिया हो जाती है, अकर्मक क्रिया हो जाती है। यहाँ से आपको देख लेना है, और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं इसको। यहाँ से नीचे और एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो इसको हम समझते हैं। आप यहाँ से पढ़ लेना इसको, अकर्मक क्रिया क्या होती है, और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको एक लाइन में नोट करना है कि जहाँ कर्म की अपेक्षा की जाती है वो क्रिया क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। आप इस तरह नोट डाउन करना कि जिस भी वाक्य में कर्म की अपेक्षा की जाती है, क्रिया के लिए कर्म की अपेक्षा नहीं की जाती है, कर्म की अपेक्षा नहीं की जाती है, तो वहाँ कैसी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। जैसे कि ये एग्जाम्पल बहुत से दिए गए हैं। तो अकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल, जैसे राजेश दौड़ता है। अब दौड़ना एक क्रिया है, अब हम पूछते हैं इससे क्या दौड़ता है, तो हमें कोई आंसर नहीं मिलता है कि क्या दौड़ता है, कोई आंसर है नहीं मिलता है हमें। सांप रेंगता है, तो क्या रेंगता है, कोई चीज़ नहीं है, कोई हमें उत्तर नहीं मिला। इसी तरह पूजा हंसती है, तो क्या हंसती है, कोई उत्तर मिला नहीं मिला, यानी कि कोई कर्म नहीं है इसमें। आपको क्या दिख रहा है, केवल यहाँ से कर्ता दिख रहा है।
कर्ता, केवल यहाँ कर्ता दिया गया है, कोई भी कर्म की अपेक्षा नहीं की गई है। वह दौड़ता है, वह रेंगता है, वह हंसती है, वह रोता है, जैसे यह वह रोता है। तो इसमें रोना क्या है, रोना एक क्रिया है। और किस तरह की क्रिया है, तो ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ कोई भी कर्म नहीं है। क्या रोता है, कोई बता सकता है क्या रोता है? नहीं। लेकिन एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। तो आपको यहाँ पता है खेलना क्या है, एक क्रिया है। इस क्रिया से हम प्रश्न पूछते हैं कि वो क्या खेल रहा है, तो यहाँ साफ हमें आंसर मिल रहा है, क्रिकेट खेलता है। तो हम इससे प्रश्न पूछते हैं क्या खेलता है, तो क्रिकेट खेलता है। हमें यहाँ पता लग गई क्रिकेट खेलता है। तो अगर हम इससे प्रश्न करते हैं और वापस इसका उत्तर मिल जाता है क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो ये कर्म दिया गया है, इसलिए ये कैसी है, ये सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया। तो आपको समझ में आया गया होगा कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया होता क्या है। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में अंतर यही होता है कि अकर्मक क्रिया में जो होता है वो कर्म की अपेक्षा नहीं की जाती है। जैसे कि ये इतने सारे उदाहरण आपने देखे, इसमें भी कोई भी कर्म नहीं है। कर्ता भले ही सभी में है, कर्ता के बिना तो वाक्य बन ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ कर्म की अपेक्षा नहीं की गई है। जैसे वह दौड़ता है, क्या दौड़ता है नहीं पता, रेंगता है, क्या रेंगता है नहीं पता, हंसती है, पूजा हंसती है, क्या हंसती है कुछ भी नहीं पता। लेकिन अकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल देखें, वहीं आपको समझ में आ जाएगा, सॉरी सकर्मक क्रिया के अगर एग्जाम्पल देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि सकर्मक क्रिया क्या होती है। जैसे कि हम सकर्मक क्रिया पे आ गए हैं, तो सकर्मक क्रिया क्या होती है, तो जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है, तो वही चीज़ क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है। कर्म का होना यहाँ जरूरी होता है या कर्म की अपेक्षा की जाती है, वो सकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण के लिए हम यहाँ से समझ सकते हैं, विकास पानी पीता है, तो पीना क्या है, एक क्रिया है। अब हम इस वाक्य से प्रश्न पूछते हैं वह क्या पीता है, तो हमें आंसर मिलता है पानी पीता है। पानी यहाँ क्या है, कर्म है, पानी यहाँ क्या है, कर्म है। तो यहाँ कर्म दिया गया है, इसलिए ये कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। और ज़्यादा उदाहरण देखें तो हमें यहाँ से ये देखने को मिलते हैं उदाहरण। तो यहाँ से देख सकते हैं, हरीश फुटबॉल खेलता है, तो खेलना क्या है, क्रिया है। हम इस क्रिया से प्रश्न पूछते हैं कि क्या खेलता है, तो यहाँ से हमें उत्तर मिल रहा है फुटबॉल खेलता है। जैसे यहाँ कर्म मिल जाए हमें कि कर्म क्या है यहाँ, फुटबॉल, तो जैसे ही हमें पता लग गया यहाँ कर्म की अपेक्षा है, यानी कि कर्म दिखाई दे रहा है, तो ये कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। लेकिन रोना, हंसना, इसमें कोई भी कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, तो वो कैसी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया। तो आपको वाक्य से देखने से पता लग जाएगा कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो मनीषा खाना पकाती है, तो हम यहाँ से पूछते हैं पकाना, पकाना क्या है, क्रिया। क्या पकाती है, तो हमें आंसर मिलता है खाना। खाना क्या है, कर्म है, तो हमें यहाँ से आंसर मिला खाना। तो ये कैसी है, सकर्मक क्रिया। आतंकी गाड़ी चलाता है, तो चलाना क्या है, क्रिया। और क्या चलाता है, तो गाड़ी, तो यहाँ भी हमें आंसर मिल रहा है, तो ये भी सकर्मक क्रिया है। पुष्प कली को बुलाता है, बुलाना क्या है, एक क्रिया। किसको बुलाता है, तो कली को, तो यहाँ भी हमें कर्म दिया गया है, इसलिए ये सभी कैसी क्रियाएं हैं, सकर्मक क्रिया। वापस हम प्रश्न पर आते हैं, तो ये मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं। हमें वाक्य दिया गया है, मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं, तो यहाँ ललचाना क्या है, एक क्रिया है। हम इससे प्रश्न पूछ रहे हैं कि किसको देखकर ललचाते हैं बच्चे, तो कौन ललचाते हैं, मिठाई देखकर। ये सब आंसर हमें मिल रहे हैं, क्या बच्चे ललचाते हैं, ठीक है, ललचाते हैं, क्यों ललचाते हैं, तो हमें आंसर मिल रहा है मिठाई देखकर। तो ये कैसी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो आपको यहाँ से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया होता क्या है। यहाँ ललचाना क्या है, सकर्मक क्रिया। आखिर क्यों है, क्योंकि हम अगर इस वाक्य से प्रश्न पूछते हैं कि बच्चे ललचाते क्यों हैं आखिर, तो यहाँ हमें आंसर मिल रहा है मिठाई को देखकर, तो इसलिए ये क्या है, कर्म है। और कर्म की अपेक्षा जहाँ की जाती है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा था ये, अब आपको यहाँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया होती क्या है। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है मात्र प्लस उक्ति का संधि रूप है। तो मात्र प्लस उक्ति का संधि रूप क्या होगा, तो यहाँ से आपसे को आंसर दिख रहा होगा मात्रोक्ति, मात्रोक्ति इसका संधि रूप होगा। तो ये कौन सी संधि है, यण संधि है। यण संधि में क्या होता है, अगर दोस्तों ये स्वर संधि के 5 रूप होते हैं, यण संधि और इसके अलावा 5 संधियाँ होती हैं, तो वो आपको चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ अक्सर स्वर संधि और विसर्ग संधि से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संधि का जो टॉपिक है वो हम आपके लिए अलग से प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आप कंप्लीट कर लेना।
इस एक वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है कि पूरी की पूरी संधि आपको कंप्लीट करा दी जाए, इसलिए आप अलग से वो वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, वहाँ से कंप्लीट करना। अगर इसकी बात करें तो यहाँ आपको यण संधि समझ लेना कि क्या होती है। ये स्वर संधि का ही एक प्रकार होता है। इसमें ये कहते हैं कि अगर ई के बाद या ऊ के बाद या री के बाद, भले वो ह्रस्व हो या दीर्घ, यानी कि छोटी ई हो या बड़ी ई हो, इसी तरह ऊ जो है छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, इसी तरह री, तो इन सभी के बाद कोई भी स्वर आए, कोई भी असमान स्वर आए, यानी कि असमान स्वर का मतलब है ई के बाद ई ना आए, कुछ और आ जाए, आ जाए, या फिर कुछ भी अन्य कोई भी अन्य स्वर आ जाए, तो उसके बाद क्या कहते हैं, ई को तो क्या हो जाता है, ई को या, ऊ को वा, और री को रा बन जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए सबसे पहला। तो यहाँ हमने बताया कि आपको जैसे ई, ऊ और री, ये ह्रस्व हो या दीर्घ, इसका मतलब होता है ई छोटी हो या बड़ी, इसी तरह ऊ छोटा हो या बड़ा, इनके बाद कोई भी अन्य स्वर आए, असमान स्वर, आपको ये नोट डाउन कर लेना है, असमान स्वर होना चाहिए। अच्छा, संधि आप यहाँ से कंप्लीट मत करना, अगले वीडियो में हम आपके लिए संधि का वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, वहाँ से कंप्लीट करना आप। तो ई, ऊ, री के बाद अगर असमान स्वर आए तो इसके बाद आपको ये पता होनी चाहिए क्या हो जाता है, ई को तो या हो जाता है, ऊ को जो है वो वा हो जाता है, और री जो है री को रा हो जाता है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे एक वर्ड है प्रति, प्रति प्लस एक, तो प्रति प्लस एक, आपको यहाँ दिख रहा है ता पे छोटी ई की मात्रा है तो ई है, और ई के बाद ई नहीं आ रही है, असमान स्वर, कोई भी असमान स्वर ए आ रहा है जैसे, तो हमने बताया था ई के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आए तो ई को क्या हो जाता है, या हो जाता है। तभी तो हम प्रति प्लस एक को कैसे लिख देते हैं, प्रत्येक, प्रत्येक, तो यहाँ या बन जाता है। तो इसको हम अगर पूरा का पूरा संधि विच्छेद करके समझें, जैसे प्रति धन एक, तो आपको यहाँ से दिख रहा है प्रत, और ई की मात्रा हमने अलग ले ली, ई प्लस फिर ए प्लस क, तो इस तरह लिखा जाएगा। और संधि में हमने पढ़ा था ई के बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो ई को क्या हो जाता है, ई को या बन जाता है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, प्र, फिर आधा ता, फिर प्लस या बन गया, फिर प्लस ए, ये ए तो ऐसी की ऐसी रहेगी, प्लस क, क्योंकि हमें ई को या बनाना है, हमने ई की जगह क्या लिख दिया, या लिख दिया, इस ई की जगह हमने या लिख दिया, फिर ए को हमने ए ही लिखा है और का को का लिखा है। तो एक सेकंड, फिर ता, अगर आधा ता में या जोड़ेगा तो आधा ता हो गया, फिर या लिख दिया हमने, या पे फिर ए की मात्रा लगेगी क्योंकि ए दिया गया है, तो एक, प्रत्येक, तो इस तरह बन जाता है प्रत्येक। तो आपको ये समझ में आया होगा, अभी नहीं आया तो अभी चिंता मत कीजिए आप, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बिल्कुल डिटेल में प्रोवाइड किया जाएगा। एक और एग्जांपल समझते हैं हम, जैसे सु प्लस अच, सु प्लस अच, अगर हमने सु प्लस अच लिया है तो आप यहाँ से समझ जाएंगे सा अलग है, फिर सा के पास ऊ की मात्रा है तो ऊ ले लेते हैं हम, प्लस आ छ, अच, इस तरह लिखा गया है ये वर्ड। तो ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए, ऊ के बाद ऊ नहीं आ रहा है, कुछ और असमान स्वर आ रहा है, तो ऊ को आपने पता था, अभी बताया था हमने कि ऊ को वाह हो जाता है, तो हमने क्या लिख दिया, सा पे हलंत है, इसका मतलब आधा सा लिख गया, फिर वाह तो वाह लिख दिया, स्वा और छ, ये आ जो है वो वाह के साथ मिल गया है क्योंकि वाह इसमें आधा था, फिर आधा चा और छा, इस तरह का स्वच्छ बन जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, मात्रोक्ति में मात्रोक्ति कैसे लगा, तो ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए। जैसे माँ, फिर ता आधा है और री की मात्रा है, इसका मतलब री, मात्री प्लस उक्ति, इस तरह लिख देते हैं। अगर आपको पता है री के बाद कोई असमान स्वर आया, यानी कि री के बाद री नहीं आया, कुछ और आया है, तो री को क्या हो जाता है, रा, री को रा हो जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माँ, और ता में रा जुड़ गया तो त्रा, मात्रा, और ऊ की मात्रा अगर जुड़ गई तो मातृक्ति। तो इस तरह वर्ड आपका क्या हो जाएगा, मातृक्ति।
तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, संधि करना। मात्रोक्ति इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो भी आप चिंता मत कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ये चीज़, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको संधि का टॉपिक अलग से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है 67वां क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द घृणा शब्द का विलोम नहीं है। तो घृणा शब्द का विलोम क्या क्या विलोम नहीं है। तो विलोम, घृणा मतलब किसी का तिरस्कार करना, ये तो क्या है समानार्थी शब्द है, जबकि घृणा शब्द का विलोम विलोम क्या क्या है, प्रेम, प्यार, अनुराग, ये तीनों विलोम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तिरस्कार। तिरस्कार जो है घृणा का समानार्थी शब्द होता है, ना कि विलोम। घृणा के जो विलोम शब्द हैं वो अनुराग है, प्रेम है, प्यार है। घृणा करना मतलब किसी का तिरस्कार करना। तो ये चीज़ आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि घृणा का मतलब क्या होता है, तिरस्कार करना किसी का, या किसी को हेट करना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो यहाँ से आप ऑप्शन भी पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है नग्न शब्द का तद्भव रूप है। तो नग्न शब्द का तद्भव रूप है। अच्छा, आपको तत्सम तद्भव का एक ट्रिक है, वो लर्न कर लेना। तत्सम जो होता है, तत्सम, तत्सम, और तद्भव, 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 तो ये दो चीज़ हैं, आपको कैसे पता होनी चाहिए। तो यहाँ तत्सम में सा वर्ड आ रहा है, सा वर्ड को देखते ही आप समझ जाना, सा से मतलब संस्कृत। जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं, जबकि तद्भव में कुछ भी वर्ड नहीं आ रहा, तो ये हिंदी के शब्द होते हैं। तो कैसे समझ जाएंगे आप, तत्सम में जो होता है वो सा वर्ड आता है, तो सा को देख के आप समझ जाना, सा से संस्कृत होता है। तो जो भी तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के होते हैं, ये तत्सम जो होते हैं, तत्सम शब्द वो संस्कृत के होते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा नग्न, नग्न क्या है, एक संस्कृत का वर्ड है। तो ये क्या है, नग्न जो है वो तत्सम है, तत्सम, तत्सम। जबकि बताया था आपको अभी कि तद्भव क्या होता है, हिंदी। नग्न का हिंदी अर्थ जो होगा वो क्या होगा, नंगा। तो यानी कि तद्भव हमारा क्या हो जाएगा, नंगा, क्योंकि नग्न को हम हिंदी में क्या कहते हैं, नंगा कहते हैं। लेकिन नग्न कैसा वर्ड है, नग्न जो है वो संस्कृत का शब्द है, इसलिए ये तत्सम है। तत्सम को हम इस तरह लिखते हैं, तत्सम। जबकि जो हिंदी के शब्द होते हैं जैसे नंगा, तो ये क्या है, ये तद्भव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नंगा जो है, नग्न शब्द तत्सम है, और इसका तद्भव रूप यानी कि हिंदी रूप जो होगा वो नंगा हो जाएगा। यहाँ से इसका ऑप्शन पढ़ लेना आप, सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो है वो आपका 69वां क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है। समास से क्वेश्चन बनता है, और एक नहीं बल्कि दो क्वेश्चन बनते हैं आपके जो सेट है उसमें। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, समास से बहुत क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो समास का आप टॉपिक क्लियर कर लेना यहीं। तो सबसे पहले इसको देखना है आपको, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है। तो पहले हम समास को ही कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए समास क्या होता है। तो समास जो होता है उसका अर्थ होता है शब्दों का मेल। शब्दों का जब हम मेल कर देते हैं तो वो समास बनता है, और इसी को हम संक्षिप्तीकरण कहते हैं, संक्षिप्त बनाना किसी चीज़ को, तो वही क्या होता है, समास। संधि क्या होती है, संधि वर्णों का मेल होता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था यण संधि, तो वहाँ हम वर्ण विच्छेद करके हम एक दूसरे को मिला रहे थे, तो इसलिए संधि जो होती है वो वर्णों का मेल होता है, जबकि समास जो होता है वो शब्दों का मेल होता है। जब शब्द मिलते हैं तब समास बनता है। समास जो होता है उसको हम संक्षिप्तीकरण भी कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं, इसमें से हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला अव्ययी भाव। अव्ययी भाव नाम से ही पता लग जाएगा, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। अव्ययी भाव में क्या होता है, जिसके पूर्ण पद पर कोई अव्यय लगा हो। अव्यय क्या होता है, अव्यय कोई भी शब्द हो, जैसे कि ये आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, यथाशक्ति, यथा अवसर, आमरण, आजीवन। तो यहाँ आपको मूल शब्द क्या है, शक्ति, लेकिन शक्ति के आगे यथा क्या है, यथा जो है ये ही है क्या, अव्यय। तो यही चीज़ क्या है, अव्यय। अव्यय इस तरह लिखा है, अव्यय। तो अगर कोई भी मूल शब्द के सामने कोई अव्यय लगा हो तो वो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे अवसर नाम है, यथा अवसर, अवसर है, सार नहीं है, तो अवसर, तो अवसर शब्द है, लेकिन अवसर के आगे आपने यथा लगा दिया है, तो यथा क्या है, यथा तो एक अव्यय है, जबकि अवसर एक मूल शब्द है। तो मूल शब्द के आगे कोई अव्यय लगाए तो वो कैसे समास हो जाएगा, अव्ययी भाव। जैसे मरण, मरण शब्द है, मरण के आगे आ लगा है, तो आ कैसा है, आ एक अव्यय है,
तो अव्यय को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे जीवन, आजीवन, आजीवन, जीवन तो एक मूल शब्द है, लेकिन जीवन के आगे जो है वो आ लगा है, तो आ क्या है, एक अव्यय है। तो अव्यय लगने के कारण ये कैसे हो गए, अव्ययी भाव समास हो गए। तो अव्ययी भाव समास को जो जानने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है, इसके आगे मूल शब्द के सामने कोई ना कोई शब्द लगा होगा, कोई ना कोई अव्यय लगा होगा, तो वो अव्ययी भाव समास हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल आप यहाँ समझ सकते हैं, यथा शक्ति, यथा अवसर, आमरण, आजीवन, इन सभी में अव्यय क्या है, यथा, यथा, इसमें आ, तो ये सभी अव्ययी भाव समास हैं। नेक्स्ट चलते हैं द्वंद्व समास। सेकंड नंबर पे आता है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास क्या होता है, योजक चिन्ह लगा होता है इसमें, या फिर विग्रह करने पर और या अथवा आदि शब्द का प्रयोग होता है इसमें। जैसे कि योजक चिन्ह लगा होना, जैसे भाई बहन, यहाँ बीच में योजक चिन्ह लगा है छोटा सा, माता पिता, ये योजक चिन्ह लगा है, सुख दुख, ये योजक चिन्ह लगा है। तो ये सभी योजक चिन्ह लगे होने के कारण ये कैसा है, द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास ये है, ये इसमें कहाँ है, सॉरी एक सेकंड, द्वंद्व समास सेकंड नंबर का जो होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आपको पता होना चाहिए योजक चिन्ह लगा रहता है, और योजक चिन्ह अगर आपको नहीं दिखाई दे तब भी आपको ये समझ जाना है कि जब आप इसका विग्रह करेंगे तो इसमें और शब्द मिलेगा आपको, या शब्द मिलेगा, अथवा शब्द मिलेगा, या तथा शब्द मिलेगा, ये शब्द मिलते हैं। जैसे कि माता पिता, तो माता पिता में आपको यहाँ कोई भी योजक चिन्ह, इस तरह का योजक चिन्ह नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे, जो तो हो जाएगा इसका माता और पिता। तो यहाँ किस शब्द का लोप है, और शब्द का लोप है। तो और शब्द का लोप होने के कारण ये कैसा है, द्वंद्व समास है। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि जब भी योजक चिन्ह दिखाई दे, जैसे भाई बहन योजक चिन्ह है, माता पिता योजक चिन्ह है, सुख दुख योजक चिन्ह लगाए, तो अभी द्वंद्व समास होगा। दूसरी बात, अगर योजक चिन्ह नहीं लगाया, जैसे सुख दुख, हमने योजक चिन्ह नहीं लगाया, सुख दुख, डायरेक्ट इसी तरह वर्ड लिख दिया सुख दुख, तो अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे, समास विच्छेद करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सुख और दुख। तो और शब्द का इसमें लोप है, और शब्द छुपा हुआ है। तो आपको ये चीज़ देखना होगा कि कौन सा शब्द छुपा हुआ है, सुख और दुख, और छुपा हुआ है, तो इसलिए ये द्वंद्व समास हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा द्वंद्व समास कैसा होता है, और इसके एग्जाम्पल भी यहाँ लिखे हुए हैं, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है द्विगु समास, जो बहुत ही ज़्यादा सरल होता है। द्विगु समास को पहचानने के लिए आप यहाँ से समझ सकते हैं, इसका जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाची होता है। जहाँ भी आपको संख्या दिखाई दे, समझ जाना द्विगु समास है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा सरल समास हैं। तो इसको आप देख के ही समझ जाओगे कि ये किस तरह के समास है। द्विगु समास में जो होता है वो संख्यावाची पद होगा, जैसे कि पंचवटी में पाँचवटी, मतलब 5 वर्ड आ गया, तो 5 शब्द को देख के ही समझ जाओगे 5 क्या है, एक संख्यावाची शब्द है, और संख्यावाची शब्द जहाँ होता है वो द्विगु समास होता है। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ आपको दिख जाएगा त्रिभुज में त्रि क्या है, त्रि मतलब 3, तो यहाँ संख्यावाची शब्द है, इसका मतलब द्विगु समास है। इसी तरह तिराहा में 3 राह जिसमें होती हैं, तो ती से मतलब 3 संख्यावाची शब्द है, और संख्यावाची शब्द होने के कारण ये क्या है, द्विगु समास है। इसी तरह चौराहा मतलब 4, तो यानी कि संख्यावाची शब्द है, और संख्यावाची शब्द है यानी कि द्विगु समास है। तो ये तीनों समास आपको समझ में आने चाहिए। फिर नेक्स्ट है 4th नंबर का, जिसमें पूछा गया कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास जब भी आए तो आप समझ जाना इसमें उपमा उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। विशेषण विशेष्य या उपमा उपमेय का संबंध होता है। अच्छा, विशेषण विशेष्य या उपमा उपमेय होता क्या है, तो आप यहाँ से देख कर समझ जाओगे। पीताम्बर जैसे है तो वो कर्मधारय समास है। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल है, पीताम्बर को छोड़ देना, आप नीलोत्पल लेते हैं हम। तो नीलोत्पल अगर हमने लिया, तो नीलोत्पल का मतलब क्या है, नीला उत्पल। तो उत्पल जो है वो नीला है, तो उत्पल की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया, विशेषण विशेष्य संबंध हो गया। विशेषण क्या है, नीला, और विशेष्य क्या है, उत्पल। विशेष्य वो शब्द होता है जिसकी विशेषता बताता है। जैसे यहाँ उत्पल की विशेषता बताई गई है, उत्पल कैसा है, नीला। तो उत्पल तो यहाँ विशेष्य है, और विशेषण क्या है, नीला। तो यहाँ विशेषण विशेष्य आपको देखने को मिला। चंद्रमुख, जैसे चंद्रमुख,
एग्जाम्पल दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग करें तो चंद्र प्लस मुख। तो मुख क्या है आपका, मुख जो है वो विशेष्य है और विशेषण क्या है आपका चंद्र। जैसे चंद्र के समान मुख, चंद्र मुख, तो चंद्र क्या हो जाएगा, चंद्र आपका विशेषण है। तो यानी कि आपको कर्मधारय समास में देख के ही पहचान जाना है कि जहाँ भी विशेषण और विशेष्य यानी कि जो दूसरा वर्ड होगा उसकी विशेषता बताएगा पहला वाला शब्द। जैसे आपको यहाँ से दिख रहा है नीलोत्पल, तो उत्पल कैसा है, नीला, नीला क्या है, विशेषता बता रहा है। इसी तरह चंद्रमुख, तो चंद्रमुख यानी कि मुख की विशेषता बता रहा है चंद्र जैसा। तो चंद्र क्या है यहाँ, विशेषण। तो कर्मधारय समास होता है यहाँ। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की ओर। दोस्तों इसके इतने एग्जाम्पल आपके को करवा दिए जाएंगे जैसे कि आपको ये समास सारे रट जाएंगे। आपको कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप समझ जाएंगे। अभी बस आपको पढ़ना है, नोट डाउन करते जाना है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लगवा दिए जाएंगे, जिसको करने के बाद आपका समास का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो बहुव्रीहि समास की बात करते हैं। तो बहुव्रीहि समास क्या होता है, जिसमें तीसरा अर्थ निकलता है। तीसरा अर्थ यानी कि जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझें, लंबोदर, तो लंबोदर, तो यहाँ लंबोदर का मतलब क्या है, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, उदर का मतलब पेट, तो जिसका उदर लंबा होता है उसको क्या कहते हैं, गणेश जी। यानी कि लंबा है उदर जिसका, तो लंबा और उदर, यहाँ लंबा और उदर से कोई मतलब नहीं है। तीसरा अर्थ क्या निकला है, गणेश जी। गणेश भगवान को हम कहते हैं लंबा उदर, लंबे उदर वाला व्यक्ति कौन है, गणेश भगवान। तो गणेश भगवान यानी कि तीसरा अर्थ निकला है इसका, ना तो लंबे से अर्थ निकला ना ही उदर से अर्थ निकला, दोनों को मिला दिया तो तीसरा अर्थ क्या निकला, गणेश जी। तो यानी कि जहाँ तीसरा अर्थ निकलता है वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। नीलकंठ, अगर हम कहें नीलकंठ, तो ऐसा कौन है जिसका कंठ नीला है, तो आपको पता होना चाहिए नीलकंठ किसको कहते हैं, शिव भगवान को। तो शिव भगवान को हम क्या कहते हैं, जिसका नीला कंठ है, कंठ मतलब गला, जिसका कंठ नीला है हम उसको शिव भगवान कहते हैं। और ये कैसा है, तो तीसरा अर्थ निकला है, तो बहुव्रीहि समास है। इसी तरह गजानन, गजानन मतलब जिसका आनंद, जिसका मुख गज के समान है, वो क्या है, गणेश जी। तो तीसरा ही अर्थ निकल रहा है, तो ये भी बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट लास्ट आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आपको बताया गया है विभक्तियों का लोप होता है, विभक्तियों का लोप होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो घुड़सवारी, घुड़सवारी का मतलब क्या होता है, घोड़े पर सवारी। तो पर यहाँ वर्ड छुपा हुआ है और पर क्या है, एक विभक्ति है, विभक्ति का लोप हो रहा है, तो यहाँ क्या हुआ है, तत्पुरुष समास है। तीर्थ यात्रा, अगर हम तीर्थ यात्रा को अलग अलग करके पढ़ें तो तीर्थ, तीर्थ की यात्रा, तीर्थ की यात्रा, तो की वर्ड छुपा हुआ है यहाँ, तो जहाँ भी ये वर्ड विभक्ति छुपी हुई हो तो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम। अव्ययी भाव समास में अव्यय लगा होगा, अव्यय जैसे यथा शक्ति, यथा अवसर, आमरण, आजीवन, ये अव्यय लगा है, यथा आ। तो द्वंद्व समास में योजक चिन्ह जैसे सुख दुख माता पिता, ये सभी। द्विगु समास में संख्यावाची पद होता है, जैसे कि पंचवटी, पंचवटी, त्रिभुज, चौराहा, तिराहा, इस तरह के वर्ड होते हैं द्विगु समास में। कर्मधारय में क्या होता है, कर्मधारय में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, जैसे नीलोत्पल, तो नीला है उत्पल। चंद्रमुखी मतलब चंद्र के समान मुख, तो ये विशेषता बता रहा है, इसलिए कर्मधारय समास है। बहुव्रीहि समास में तीसरा ही अर्थ निकलता है, जैसे लंबोदर मतलब गणेश जी, नीलकंठ मतलब शिव जी, गजानन मतलब गणेश जी, तो तीसरा अर्थ निकले वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। नेक्स्ट लास्ट आता है तत्पुरुष समास, यहाँ विभक्तियों का लोप होता है, जैसे घुड़सवारी, घुड़सवारी मतलब घोड़े पर सवारी, तो पर विभक्ति है, विभक्तियों का लोप है, तो तत्पुरुष समास हो गया। तीर्थ यात्रा मतलब तीर्थ की यात्रा, तो तत्पुरुष समास हो गया यहाँ भी, क्योंकि विभक्ति का लोप है। अब हम इस एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ समझ सकते हैं पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है। क्वेश्चन में पूछा गया है पीताम्बर, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए, वैसे ये कर्मधारय भी हो सकता है, लेकिन पीताम्बर, अंबर, पीला अंबर, हालांकि अंबर की विशेषता बता रहा है, अंबर कैसा है, पीला, अंबर मतलब वस्त्र। पीताम्बर का मतलब होता है पीत प्लस अंबर, अंबर मतलब होता है वस्त्र, तो अंबर मतलब वस्त्र कैसा है, पीला, तो आपको यहाँ लगेगा ये कर्मधारय समास है। कर्मधारय हो सकता था, लेकिन यहाँ तीसरा अर्थ पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र कौन पहनता है, कौन धारण करता है, तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए जो पीताम्बर है वो पीला अंबर कौन ग्रहण करता है, तो साफ आपको पता होना चाहिए यहाँ से कि विष्णु भगवान जो हैं वो पीले वस्त्र धारण करते हैं, तो इसलिए
यहाँ कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि मतलब तीसरा ही अर्थ निकल रहा है। तो जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे पीताम्बर मतलब पीला है अंबर जिसका, तो अर्थात अंबर ना ही अंबर से मतलब है, ना ही पीले से मतलब है। इसका तीसरा अर्थ क्या निकला है, पीताम्बर मतलब जो पीले वस्त्र धारण करता है वो विष्णु जी होते हैं, तो तीसरा ही अर्थ निकला है, तो इसलिए ये क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा यहाँ। दोस्तों यहाँ अगर हमने कह दिया कालांबर या कालांबर, चलो कालांबर ले लेते हैं, कालांबर, तो कालांबर कौन पीता है, कोई नहीं, तब इस समास को आप क्या कहोगे, तब कर्मधारय कह सकते हो, क्योंकि इसका कोई भी तीसरा अर्थ नहीं निकाला। कालांबर मतलब काला अंबर कौन पीता है, कोई नहीं पहनता, तो अंबर की विशेषता बता रहा है ये तो, कि अंबर कैसा है, काला, तब आप कर्मधारय कह सकते हो। लेकिन अगर पीताम्बर कह दिया तो वहाँ विष्णु जी अर्थ निकलता है, तो इसलिए यहाँ क्या है, बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फूले ना समाना। तो फूले ना समाना एक मुहावरा है, और इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, फूले ना समाना मतलब होता है बहुत प्रसन्न होना, किसी बात से बहुत प्रसन्न हो जाना, मतलब फूले ना समारा, फूले नहीं समा रहा है वो, तो फूले ना समाना मतलब बहुत प्रसन्न होना। नेक्स्ट है 71th क्वेश्चन, यानी कि 11th नंबर का क्वेश्चन है ये। तो 11th नंबर का क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मुहावरों का अर्थ जोड़कर लिखना है आपको। तो इनका अर्थ आप यहाँ से देखिए, लट्टू होना का मतलब क्या है, इन चारों में से क्या हो सकता है, लट्टू होना का अर्थ, फिर लाल पीला होना, पापड़ बेलना, हवा लगना और पलके बिछाना। तो लट्टू होना का अर्थ क्या है, लट्टू होना मतलब मुग्ध होना, तो पहले का आंसर क्या है, सी 3 वाला, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद लाल पीला होना मतलब गुस्सा होना, तो दूसरा करेक्ट है, तो ये दोनों में ही है, ठीक है। उसके बाद पापड़ बेलना मतलब मेहनत करना, कष्ट उठाना, तो ऑप्शन ये 4 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सी का आंसर जो है वो 4th है, ये वाला, जबकि इसमें 1 दिया गया है, 1 नहीं, गलत है। हवा लगना का अर्थ क्या होता है, तो हवा लगना का अर्थ असर लगना, असर होना, ये भी सही है। पलके बिछाना मतलब प्रेम पूर्वक स्वागत करना, तो ये पांचों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है दुराग्रह शब्द का अर्थ है। तो दुराग्रह शब्द का आपसे अर्थ पूछा गया है, तो दुर प्लस आग्रह मतलब दुर मतलब बुरे काम के लिए आग्रह करना, यानी कि किसी अनुचित बात के लिए आग्रह करना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी पढ़ लेना। दुराग्रह शब्द का अर्थ क्या होता है, अनुचित बात के लिए आग्रह, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है 73rd क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है पंडित पंडितायन, यानी कि पंडित को की जो पत्नी होती है उसको पंडितायन कहते हैं। तो चमार का ऐसे ही क्या हो जाएगा, चमार का जो स्त्रीवाचक शब्द है वो क्या हो जाएगा, चमारिन, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, चमार का चमारिन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से आप सॉल्यूशन पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट है 74th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है एक घोड़ा दो घोड़े। एक घोड़ा तो यहाँ क्या है, एक वचन, दो घोड़े दो वचन, या फिर बहुवचन कह सकते हैं। ऐसे एक राजा, तो यहाँ दो राजे होंगे, या फिर दो राजाओं, दो राजाएं, दो राजा, तो आप क्या बोलेंगे, दो राजा ही बोलते हैं, दो राजे थोड़ी ना बोलेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक घोड़ा तो दो घोड़े बोल सकते हैं, दो घोड़े बोल सकते हैं, तो लेकिन दो राजे नहीं बोल सकते, दो राजा ही बोलेंगे, तो दो राजा इसका करेक्ट है। यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी पढ़ सकते हैं, एक घोड़ा दो घोड़े, लेकिन एक राजा तो दो राजा ही बोलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है 75th क्वेश्चन। 75th क्वेश्चन में पूछा गया है उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं। तो इस वाक्य में संज्ञा क्या है, तो आपको यहाँ से पता होनी चाहिए संज्ञा कौन सी है। उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी की नहीं, तो मुस्कुराहट यहाँ जो वर्ड है वो भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा मतलब जो दिखाई नहीं देती है, भाववाचक संज्ञा जो दिखाई नहीं देती है, केवल महसूस की जा सकती है। तो मुस्कुराहट कैसी है, मुस्कुराहट जो है वो संज्ञा शब्द है यहाँ, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा इसमें मुस्कुराहट है, तो संज्ञा पूछा है केवल, तो संज्ञा क्या है आपका, मुस्कुराहट। नेक्स्ट है 76th क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आ गई।
तो वाक्य में क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता है तो वो शब्द क्या होता है? क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे कि प्रश्न में कहा गया है गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आ गई, तो गाड़ी आ गई क्या है? एक क्रिया है। और आना, स्टेशन पर आना, आ गई, चलो ठीक है, आ गई क्रिया है। और क्रिया की विशेषता कैसे आई है? धीरे धीरे चल कर आई है। तो यहाँ धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया क्या है? आ गई, और इसकी विशेषता बता रहा है कैसे आई है? तो धीरे धीरे आई है। तो धीरे धीरे यहाँ क्या है? क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, धीरे धीरे। ओके, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। जो क्रिया विशेषण पूछा गया है, तो क्रिया विशेषण क्या होता है? वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, आप यहाँ से पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, जैसे जीजी का जीजा होता है, यानी कि यहाँ जेंडर चेंज किया गया है। इसी तरह विधवा को क्या कहेंगे? विधवा का फीमेल क्या होगा? सॉरी, विधवा तो फीमेल होता ही है। पहला वर्ड फीमेल है, दूसरा वर्ड मेल है। पुरुषवाचक, ये स्त्रीवाचक है। तो जीजी जीजा। इसी तरह विधवा का क्या होगा? विधवा का जो उल्टा होगा, यानी कि विधवा का पुरुषवाचक शब्द होगा, वो क्या होगा? विधुर होगा इसका विधवा का उल्टा। यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी देख लेना एक बार। विधवा का क्या उल्टा क्या होता है? विधुर। विधवा का पुरुषवाचक जो शब्द होता है वो विधुर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे काल के बारे में, तो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। तो 3 वाक्य दिए गए हैं, पहचानना है आपको कौन सा भूतकाल है, कौन सा भविष्यकाल है और कौन सा वर्तमान काल है। तो मैं चल चुका हूँ, यानी कि बीत गया है ये। अच्छा, ये इंग्लिश का अलग होता है, हिंदी का अलग होता है, तो इंग्लिश से रिलेट मत कर लेना। इंग्लिश में तो ये चुका है, चुकी है जो होता है वो प्रेजेंट में आता है, लेकिन यहाँ देखना आपको ध्यान से, मैं चल चुका हूँ, वह हो गया, वह गया हो, वह गया है, समझ लेना आप। और वे पढ़ते होंगे, तो यहाँ से आपको साफ यहाँ ये तो नज़र आ गया होगा कि वे पढ़ते होंगे। और यहाँ गागी के आता है वो तो भविष्यकाल होता है, ये तो आप मैच कर लेंगे। लेकिन आपके सामने जो चैलेंज है वो फर्स्ट और सेकंड का है। तो फर्स्ट जो होगा, मैं चल चुका हूँ, ये क्या होगा? ये भूतकाल होगा। यहाँ इंग्लिश की तरह नहीं चलता है, क्योंकि मैं चल चुका हूँ, ये चल चुका हूँ यानी कि ये बीत चुका है ये समय, चल चुकना, तो इसलिए ये क्या है? भूतकाल। और वह गया है, ये हो वर्ड नहीं है, यहाँ है वर्ड होगा, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। तो वह गया है, तो अभी भी गया है, ये क्या है? वर्तमान। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1, 3, 2। तो आप यहाँ से देख लेना, पहले वाले का, ए वाले का तो 1 होगा, बी वाले का 3 होगा और सी वाले का 2 होगा। तो यहाँ से आप मैच कर लेना और समझ लेना एक बार। तो यहाँ से आप सॉल्यूशन भी पढ़ लेना एक बार, आपको ये पता लग जाएगी। यहाँ से 79th क्वेश्चन, यानी कि 19th नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है, इनमें से डैश धरती शब्द का अर्थ नहीं है। तो धरती शब्द का अर्थ क्या होता है? धरती का मतलब होता है अचला, धरा, इला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। धरती शब्द का अर्थ अनला नहीं होता है। अनला शब्द जो होता है वो धरती शब्द का अर्थ नहीं होता है। यहाँ से ऑप्शन पढ़ सकते हैं। आपको पर्यायवाची आने चाहिए, इसके लिए आपकी वोकैब जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका शब्दकोश जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो आज से ही आप पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द को पढ़ने लग जाना, इससे आपकी वोकैब स्ट्रांग हो जाएगी हिंदी की। तो धरती शब्द का कौन सा, धरती को हम क्या क्या कहते हैं? धरा सभी को पता होगा। अचला जो चल नहीं सकती, अचल होती है, वो धरती होती है। ये 2 चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। फिर इला चीज़ याद कर लेना, इला को भी हम धरती कहते हैं। बी करेक्ट है, क्योंकि इसका धरती का अनला नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अनला कुछ और वर्ड होता है, धरती के जो वर्ड होते हैं वो इला, अचला और धरा होता है। लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, जिसमें पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से समासों का उनका विग्रह करके वाक्यों के साथ मिलाना है। तो विग्रह वाक्यों के साथ मिलाना है, यानी कि समास पहचानना है। अभी हमने समास का पूरा जो जितने भी समास होते हैं वो सभी पढ़ लिए हैं, तो आपको यहाँ से पहचानना है। अच्छा, यहाँ से सबसे पहले देखते हैं भला बुरा। भला बुरा किस तरह का समास होगा? तो भला बुरा को हम कैसे रख सकते हैं? भला और बुरा। तो आपको पता होना चाहिए जिसमें और वर्ड आता है वो किस तरह का समास होता है। तो आपने कौन सा पढ़ा था? जहाँ
और वर्ड का लोप होता है यानी कि योजक चिन्ह होता है तो वो द्वंद्व समास होता है। यानी कि पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा, पहला। तो सी का क्या हो जाएगा, पहला। तो पहले में ये भी दिया है और ये भी दिया है, तो इन दोनों में से हमारा कोई आंसर होगा। ये दोनों तो कट गए। उसके बाद देखते हैं दुपट्टा। तो दु मतलब दो वर्ड आ गया, यानी कि संख्यावाची पद है वो द्विगु समास होता है। जहाँ संख्यावाची पद होता है वो द्विगु होता है, यानी कि ई का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ई का कौन सा हो जाएगा, ई का सी जो इसमें दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दो से ही हमें पता लग गया, आगे तो देखने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। दशानन, दश आनन मतलब जिसके 10 आनन, आनन मतलब सिर होते हैं। तो 10 आनन, जिसके 10 आनन होते हैं वो कौन होता है, रावण। रावण के 10 आनन 10 सिर थे। तो तीसरा ही अर्थ निकला, ना तो 10 से ना आनन से कोई शब्द अर्थ निकला। 10 आनन का मतलब क्या होता है, जिसके 10 सिर हैं। तो तीसरा अर्थ होता है वो होता है बहुव्रीहि समास। तो डी का ऑप्शन नंबर 5th हो जाएगा। तो यहाँ लिख रहा है डी का ऑप्शन नंबर 5th हो जाएगा। तो इसी तरह आराम कुर्सी। आराम कुर्सी का मतलब क्या है, आराम कुर्सी। आराम कुर्सी मतलब आराम के लिए कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। तो आराम के लिए वर्ड का लोप है। जहाँ भी वर्ड का लोप होता है यानी कि विभक्ति का लोप होता है, वहाँ कैसा होता है, तत्पुरुष समास होता है। यानी कि बी का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बी का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी बी का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ क्या दिया है, एक सेकंड, यहाँ कुछ मिस्टेक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहाँ हमने सही बोला था, दुपट्टा मतलब 2 वर्ड आ रहा है तो द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास में आपको पता है और वर्ड का लोप होता है। भला बुरा मतलब भला और बुरा। बहुव्रीहि समास वो होता है जहाँ तीसरा ही अर्थ निकलता है। सब सही कर रहे थे हमने यहाँ। दशानन मतलब 10 आनन होते हैं रावण के, तो तीसरा अर्थ निकला है तो बहुव्रीहि समास। द्विगु समास बता ही दिया था, द्विगु मतलब 2 शब्द आ रहा है, 2 3 संख्यावाची पद आता है तो वो द्विगु समास होता है। द्वंद्व कब आता है, जब यहाँ द्वंद्व समास में और वर्ड का लोप होता है या योजक चिन्ह का लोप होता है। जैसे यहाँ भला बुरा, तो भला और बुरा और वर्ड आ रहा है यहाँ, तो ये द्वंद्व समास है। तत्पुरुष समास यहाँ विभक्ति का लोप हो, जैसे आराम कुर्सी, तो आराम के लिए कुर्सी, तो आराम के लिए कुर्सी, तो यहाँ तत्पुरुष समास है क्योंकि यहाँ विभक्ति का लोप है। एक का क्या है, अव्यय लगा हुआ है, तो ये अव्ययीभाव समास हो गया। तो इसको आप मैच कर लेना। तो ऑप्शन नंबर डी शायद यहाँ करेक्ट है, आप देख लेना। तो ये सभी समास आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब अगर कोई भी समस्या आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख देना। जो भी आपको प्रॉब्लम हुई हो, हम आपका जो भी डाउट होगा वो ज़रूर क्लियर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ हमारा हिंदी का फर्स्ट सेट कंप्लीट होता है। इसी तरह के हम 25 प्रैक्टिस सेट लगभग करेंगे, जिसे करने के बाद आपको कहीं से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। DSSB में आप अपना सिलेक्शन इंश्योर कर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ये चैनल आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।